नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीजी फाउंडेशन के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और साथियों, हमारा चल रहा था क्लास 10th का जो सेकंड चैप्टर था, अमल क्षार एवं लवण, वो उसकी थ्योरी पूरी हो चुकी थी। तो अब जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए हैं, पीछे के साइड में बीच बीच में क्वेश्चन दिए हैं, उन क्वेश्चनों को आज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एग्जाम में भी इन्हीं क्वेश्चनों में से रिपीट होते हैं। तो जिस प्रकार से आप अगर इनका अच्छे से आंसर दे पा रहे हो, तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसका भी आप अच्छे से बना पाओगे। तो आज देखते हैं किस प्रकार से कौन से आंसर को आप अच्छे से दे पा रहे हो, और खुद भी एनालिसिस करना कौन सही है कौन सा गलत है और हम कितना सीख पा रहे हैं। और जिन बच्चों ने अगर वो नहीं देखा है लास्ट क्लास में थ्योरी, तो वो एक बार वो थ्योरी ज़रूर देख ले। उसके बाद क्यों, वो थ्योरी के देखने के बाद ये क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, तो एक बार थ्योरी को आप जरूर पढ़ ले, है ना। तो आ जाओ, अब स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी पृष्ठ संख्या 20 पे एक प्रश्न दिया गया, अच्छा प्रश्न है, आने लायक है। अगर आपने अम्ल क्षार और लवण को सही सही पढ़ा है तो आंसर आप आसानी से दे पाओगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, देखो इसने प्रश्न दिया है आपको, 3 परख नलियां दे दी। कितनी दे दी? 3 परख नलियां हैं, और इनमें से एक में आश्रित जल है, डिस्टिल वाटर है, शेष 2 में एक में अम्लीय है, एक में क्षारीय है। ओके, आपको केवल लाल लिटमस दिया है। क्या दिया है? लाल लिटमस दिया है। तो प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थ की पहचान कैसे करोगे, मैं आपको बता देता हूं। देखो, इसने 3 परख नली दे दी अपन को। क्या दे दी? 3 परख नली दे दी। एक ये दे दी, एक ये दे दी, और एक ये दे दी। ये 3 परख नली दे दी, मान लो 1 और 3। इसने आपको एक दे दिया लाल लिटमस पत्र। क्या दे दिया? लाल लिटमस पत्र। पत्र के, और इसमें 3 चीजें हैं आपके पास। एक में है आश्रित जल, आश्रित जल है, डिस्टिल वाटर है। एक में अम्लीय है, अम्ल है मतलब अम्लीय पदार्थ है जो भी है, और एक में क्षारीय पदार्थ। ये 3 चीजें दी है आपको, एक आपके लिए टेस्ट के लिए दिया है। तो आप कैसे पहचानोगे कि ये किस परख नली में अम्लीय है, किस में क्षारीय है, और कौन से में उदासीन यानी आश्रित जल है। ओके, अब देखो बेटा, आपको लिटमस पत्र दिया। अब आपने पढ़ा है कि लाल लिटमस पत्र, लाल लिटमस पत्र क्षार में जाएगा तो कैसे हो जाएगा? अम्ल में जाएगा तो किस प्रकार का हो जाएगा? अगर ये बात आपको पता है तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कर सकते हो। मैंने आपको पढ़ाया था अनिल, अनिल पढ़ाया था कि अम्ल नीले को क्या करते हैं? लाल, और क्षार क्या करेंगे? लाल को नीला करेंगे। तो लाल लिटमस पत्र है, जैसे इसको अगर कोई से में भी इसमें एक में क्षार हुआ, है ना, और वहां पे ले जाएंगे, अगर लाल लिटमस उसको नीला कर देगा तो हम कह देंगे कि ये क्यों, कौन सा है? ये क्षार है, ये कंफर्म हो जाएगा। तो बेटा, जैसे ही हम लाल लिटमस पत्र को कहाँ पे लेके, किसी तीनों में से एक एक पे ऊपर लेके गए, उसमें डुबोया, हमने देखा कि मान लो सपोज करो सेकंड वाली जो थी परख नली, इसने क्या कर दिया? इसको नीला कर दिया। तो अब नीला कर दिया तो फिक्स हो गया, ये क्या हो गया? क्षार हो गया, राइट। अब क्षार हो गया तो इन दोनों में से 1 और 3 में से अब किसी में अम्ल होगा और किसी में आसुत जल होगा। तो इसका कैसे करेंगे? जैसे ही देखो क्षार हो गया, अब ये फिक्स हो गया लाल लिटमस पत्र। अब इन दोनों में से लाल लिटमस पत्र तो काम करेगा नहीं, क्यों? उसके क्षार के साथ ही करेगा, वो कलर दिखाएगा। बाकी का कैसे करेंगे कि अब इसमें से एक बूंद क्षार की लेंगे। क्या लेंगे? क्षार की लेंगे, और किसी एक बूंद इसमें मिलाएंगे, एक बूंद इसकी और एक इसकी लेके मिलाएंगे, एक इसकी और एक इसकी लेके बनाएंगे। अगर मान लो दोनों में कोई कलर नहीं आ रहा है, कोई भी कलर नहीं आ रहा है, नो कलर, तो अगर आपको पता है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करके आपस में क्या कर देते हैं? उदासीन बना देते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो वो तो क्या है? आश्रित, वो उसके साथ में क्या बच जाएगा? अम्ल बच जाएगा, और बाकी का बचा फिर वो आश्रित हो ही जाएगा, है ना। तो ये कंडीशन में मान लो ये वाली में क्या बना दिया? कोई कलर नहीं दिया, तो ये फिर क्या हो गया? ये अम्ल हो गया। क्या हो गया?
अम्ल हो गया, और तीसरा बचा जो क्या हो गया, आश्रित जल हो गया। समझ पाए होंगे, आश्रित जल हो गया। देखो फिर से बता देता हूं, लाल लिटमस को लेके गए, अगर क्षार में जाएगा तो वो नीला कर देगा, तो ये फिक्स हो जाएगा कि इस सेकंड वाली प्रश्नली में क्या है, क्षार है। ओके, अब लाल लिटमस से तो टेस्ट होगा नहीं दोनों में से, अब किसमें आश्रित जल है और किसमें अम्ल है ये पता नहीं लगेगा। जैसे एक बूंद क्षार की ली और एक बूंद तीसरी उसमें से ली प्रश्नली में से, और कोई भी कलर नहीं आया, तो हमने कह दिया ये क्या है, क्षार है, क्योंकि अम्ल क्षार की क्रिया क्या कर देती है, एक दूसरे को वो कर देती है, और कोई कलर नहीं बचता है, बाकी का बचा फिर आश्रित जल हो ही गया। अब इसको थ्योरी में समझ लो, देखो क्या बताया गया है, आंसर पे जाओ। अगर लाल लिटमस पेपर का रंग नीले रंग में बदल जाता है ना, तो यह एक क्षार है, बिल्कुल हमने ये क्लियर कर लिया। और अगर कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है तो यह या तो अम्लीय है ना, या फिर आश्रित जल है। अब कोई कलर नहीं होगा तो अब तो पता लगेगा नहीं कि अम्लीय है या आश्रित जल है, ये तो फिक्स हो गया कि लाल लिटमस दोनों के साथ में कुछ करता नहीं है ना। इस प्रकार क्षार विलयन की आसानी से पहचान हो जाएगी। पहली बात तो क्षार क्लियर हो गया। ओके, ए बी सी में रूप में से 3 प्रश्नावलियों को चिन्हित करेंगे। ए में से विलयन की एक बूंद लाल लिटमस पेपर पर डालते हैं, विलयन बी और सी के साथ भी यही दोहराते हैं। यदि इनमें से कोई भी लाल लिटमस नीले का में परिवर्तित कर देता है तो ये क्षार है। क्लियर, इस प्रकार 3 में से एक की पहचान हो गई, एक क्षार मिल गया, राइट। आगे देखो, शेष 2 में से कोई भी अम्लीय होगा या आश्रित जल होगा। अब क्षार विलयन की एक बूंद शेष 2 विलयनों में से प्रत्येक की एक बूंद के साथ मिश्रित करते हैं, जैसे अभी अपन ने एक बूंद उसमें से ली, एक उसमें से ली, और फिर मिश्रण की बूंदों की प्रकृति की जांच करते हैं। अगर मिश्रण का रंग नहीं बदलता है तो दूसरा विलयन आश्रित जल, या रंग बदल कोई नहीं आता है तो दूसरा विलयन क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, है ना। क्योंकि अम्लीय और क्षारीय विलयन एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बेअसर कर देते हैं। आगे बात समझ में, ये बात थी, है ना। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर, आगे चलो, ये मैंने बता ही दिया, आगे आ जाओ। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए। खूब कहते हैं कि पीतल के बर्तन में मत रखो और तांबे के बर्तन में दही पदार्थ मत रखो, ये हानिकारक होता है, लेकिन कारण क्या है इसके पीछे का वो जानते हैं, है ना। अक्सर आने लायक क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। तो देखो बेटा, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखने चाहिए क्योंकि दही में मौजूद लैक्टिक अम्ल होता है। अब ये बात भी ध्यान रखना, एबेसेदे में पूछा जा सकता है कि दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, राइट। दही में कौन सा पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, जो पीतल एवं तांबे के बर्तनों से अभिक्रिया करके हानिकारक वैसेला यौगिक बनाता है, जिसके कारण वश ये खाने लायक नहीं रहता है। लैक्टिक अम्ल जैसे तांबे या पीतल के बर्तनों के साथ में जाता है तो एक वसीला पदार्थ बना लेता है और वो खाने योग्य नहीं रहता है, हानिकारक हो जाता है। इसलिए ही क्या इसके साथ में क्या करते हैं कि हमसे बोला जाता है कि बेटा और किसमें दही रख लेना, लेकिन तांबे के बर्तन में और पीतल के बर्तन में मत रखना। तो यही रीजन है, क्योंकि वो लैक्टिक अम्ल की वजह से तांबा और पीतल से रिएक्शन कर जाता है और एक वैसेला पदार्थ बना देता है, राइट। आ गया होगा समझ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकेंड नंबर का, धातु के साथ, ये प्रश्न संख्या 24 वाले क्वेश्चन थे, है ना। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। अब ये मैंने देखो आपको बहुत अच्छे से करवाई है, आपको पता होगा तो तुरंत हो जाए। एक उदाहरण देख के समझाइए, इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो बेटा, और ये चित्र भी पूछा है इसने, और पहले भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार आप सोल्व करोगे, आपको आंसर तो पता लग ही गया होगा कि धातु के साथ में जब अम्ल की क्रिया कराते हैं तो क्या क्या बनता है, ये तो आपको पता है ना। लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है, तो ये कर गया कौन सी गैस बनेगी, तो आंसर आप दे दो कौन सी निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, क्यों मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको बता दिया था। अब ये देखो, धातु के साथ एक धातु ले लिया NaOH, और NaOH लवण है, जिंक धातु ले लिया तो Na2ZNO2 बन गया, और ये क्या निकल गई मेरी, हाइड्रोजन गैस। अब इसकी जांच कैसे करेंगे, जांच करने के लिए भी बोला है। तो देखो, जलती हुई मोमबत्ती को जब प्रश्नावली के मुंह के पास ले जाते हैं तो फटफट की अर्थात पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। ये मैंने बताया था, NCERT में चित्र भी है और चित्र मैंने यहाँ भी बताया हुआ है। तो ये देखो, जैसे कि ये इसमें थी, इसमें से अपन ने उसको बनाया, रिएक्शन करवाया, तो यहाँ से ये हो रही है, गैस निकल रही है,
और जैसे इसके पास में ये जलती हुई मोमबत्ती को ले जा रहे हैं तो फट फट की आवाज सुनाई दे रही है। तो ये चित्र भी आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपके क्वेश्चन आता है इसी टाइप से कि धातु की क्रिया करवाएंगे और धातु की क्रिया के साथ में क्या कौन सी गैस बनेगी, सचित्र वर्णन करो, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। लास्ट ईयर में तो डायग्रामों की बहुत भरमार हो गई थी, बहुत सारे क्वेश्चन डायग्राम पूछे गए थे और जिसकी वजह से बच्चों को काफी नुकसान हुआ था। तो अब भी आप वो गलती मत करो कि हो सकता है इस बार भी आपसे पूछा जाए डायग्राम और डायग्राम आप पे ना बन पाए। तो देख लो ये डायग्राम, ये कौन सी है, दानेदार जिंक के टुकड़ों को साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया में ज्वलन सिंदूरा हाइड्रोजन गैस की जांच करते हैं। ओके, आगे आ जाओ। ये देखो अगला क्वेश्चन है, कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के साथ में अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। अब आपको पता है कि कौन सी गैस जलती मोमबत्ती को बुझाती है, अभी आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, चैप्टर में कराया है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक से कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। अब आपको पता है इसमें दो बात दे दी, अपना समझ जाना चाहिए। दो बात देते ही इसने बोल दिया, एक तो कि कैल्शियम क्लोराइड है उत्पन्न यौगिक यानी उत्पाद, एक तो कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है और दूसरा जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। तो बेटा जलती हुई मोमबत्ती को CO2 बुझाती है, राइट है ना। ये दो बात क्लियर होगी। एक आपको यहां बता दिया कि HCl है। अब आपको एक बात और ढूंढनी है कि कौन सा इसके साथ में रिएक्शन कराएंगे हम, एक प्रोडक्ट है तो कौन सा धातु यौगिक है। अब आप बता दो कैल्शियम यहाँ आ रहा है, क्लोराइड नहीं आ रहा है, तो कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक बचा। फिर तो क्या हो जाएगी क्रिया बेटा, क्रिया हो जाएगी कैल्शियम कार्बोनेट की CaCO3 की क्रिया कराएंगे हम किसके साथ में, HCl की। और ये क्रिया मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई, चैप्टर फर्स्ट में भी बताई। कौन सी अभिक्रिया होगी बताओ, द्विविस्थापन। कौन सी होगी, द्विविस्थापन, है ना। तो क्या बनेगा, इसमें बनेगा हमारा CaCl2, ये खुद ने बोल दिया एक, तो फिर एक बनेगा CO2 बन जाएगा, ये भी खुद ने बोला, और एक लास्ट में क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा। ओके, तो इस प्रकार आपको आधे से ज्यादा हिंट खुद क्वेश्चन में दी हुई। आपको इतना सा सोचना था कि कैल्शियम यहाँ आ रहा है और इधर को कार्बोनेट के ऐसा CO2 वो बन रहा है, तो Ca और O वाला यौगिक होगा, तो वो कौन सा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बने, है ना। इस प्रकार आपको खुद को भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सारी क्लियर क्वेश्चन में ही नहीं करेगा तो वो आपको आना चाहिए, राइट है ना। ऐसी एक रिएक्शन आपसे पूछी जाएगी एग्जाम में भी। अगला देखो, प्रश्न संख्या 27 वाले प्रश्न है, HCl और HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं। HCl और HNO3, राइट, ये क्या है, अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक में विलयनों में अम्लता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित करते। इसने बोला है HCl है, HNO3 है, जब जल में मिलाते हैं तो ये क्या करते हैं, अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ग्लूकोज में और एल्कोहल में मिलाते हैं तो कोई अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते। कारण क्या है इसका, समझाना है इसको। तो आपको पता है, अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी अम्ल क्षार की क्लास 9th में, तो अम्ल होता है जो जलीय विलयन के साथ में H+ आयन देता है और क्षार होता है वो OH- आयन देता है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो फिर उसके साथ में अम्ल है। अगर उससे इधर को नहीं हो पा रहा है एल्कोहल के साथ में और किसके साथ में, ग्लूकोज के साथ में, तो अम्लीय लक्षण नहीं दिखाएगा। तो देखो आंसर क्या लिखा हुआ है, HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में H+ आयन बनाता है, राइट, जिसके कारण ये अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। ये बात तो क्लियर होगी, H+ आयन बनाएगा जिसलिए जलीय विलयन में अम्लीय वो करेंगे, ठीक है। लेकिन एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक के विलयन में H+ आयन होता ही नहीं है, जिसके कारण अम्लीय प्रदर्शित नहीं करता। अब आप खुद बताओ, जिसमें H+ आयन है ही नहीं है वो काहे को अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा, ग्लूकोज में और एल्कोहल में होता नहीं है तो वो इस प्रकार नहीं करेगा। और जैसे जल में होता है H2O होता है तो उसमें H+ आयन होता है, तो वो अम्ल उसके साथ में जलीय विलयन में H+ आयन प्रदर्शित कर देते हैं, इसलिए वहां तो वो क्या कर देता है, अम्लीय गुण प्रदर्शित कर देता है, जबकि एल्कोहल और ग्लूकोज में ऐसा नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है।
कारण दिया है ना। अगला देखो, सेकंड क्वेश्चन है अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन होता है। वही सेम बात क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा गया है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करता है, जिसके कारण विद्युत धारा का प्रभाव होता है। विद्युत धारा भी आप पढ़ोगे तो किसके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या किससे होता है, तो वो यहाँ पे सीधा सीधा बोला है कि H+ आयन होते हैं जल में। जल को देखो दो तरह से तोड़ सकते हो आप, H2O को H+ और OH- है ना। तो इसमें क्या जलीय विलयन में H+ आयन होते हैं तो वो विद्युत का चालन करते हैं। राइट, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे, एक ही आंसर पे बेस्ड थे, है ना। आगे देखो, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। देखो शुष्क है, जलीय तो है नहीं है, वही बात आ जाएगी फिर, वही लिटमस पत्र जलीय विलयन में ही देता है, शुष्क में तो पानी होगा नहीं तो काई को देगा, वही आंसर लिखना है। देखो अम्ल जलीय विलयन में विघटित होकर हाइड्रोजन आयन H+ उत्पन्न करते हैं जो उनकी अम्लता को अभिलक्षण को प्रदर्शित करता है। ये तो फिक्स हो गया कि जलीय विलयन में तो करेगा ही, है ना। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस और शुष्क लिटमस पत्र दोनों में ही जल का अभाव होता है। अब जल है ही नहीं है, होने के कारण हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती है। यही बात थी, सिंपल है ना, कोई इतना वो था नहीं। तो यही था ना कि मेन कि अगर जल होगा तो H+ देगा वरना नहीं देगा। अगला देखो, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। अम्ल को जल में, समझ रहे हो, अम्ल है ना उसको किस में मिलाना है, जल में, जबकि ऐसा उल्टा नहीं है कि जल को किस में मिला दें, अम्ल में, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। कारण पूछा है, सिंपल सा कारण है, बहुत इजी सा कारण है, समझो इसको। अम्ल को तनुकृत करते समय यह अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में, क्योंकि जल को सांद्र अम्ल में मिलाने से वह तीव्र अभिक्रिया कर विस्फोट करता है। अगर मान लो इसमें अम्ल भरा है और इसमें अम्ल भरा है, इसमें आपने जल डाल दिया, तो ये सांद्र अम्ल है, बहुत खतरनाक विस्फोट उत्पन्न करेगा, जिससे अपन जल भी सकते हैं, नुकसान हो सकता है। इस काजे कि जल में अम्ल में जल नहीं मिलाया जाता, जबकि जल में अम्ल को मिलाया जाता है ना। तो सांद्र अम्ल मिलने से वह तीव्र अभिक्रिया विस्फोट करता है, इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए हम कभी भी जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि हमें अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। सिंपल सी बात है, सिंपल सी एक ही बात है, समझ लो कि अगर हम अम्ल में जल मिलाएंगे तो एकदम से रिएक्शन होगी, विस्फोट हो सकता है, हम खुद भी जल सकते हैं, वो विलयन हमारे ऊपर भी आ सकता है, जिससे नुकसान हो सकता है, इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसके कारण हम अम्ल में जल नहीं मिलाते, जल में अम्ल को मिलाते हैं। आगे बात समझ में, क्योंकि जल अम्ल होता है जो सांद्र होता है, इसके कारण। अगला देखो, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH- की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्षार में हाइड्रोक्साइड आयन OH- की सांद्रता अधिक होती है, इसलिए अब क्षार है, आपको पता है क्षार में तो क्या मिलेगा, वही डेफिनेशन पे जाओ, OH- आयन तो मिलेगा ही। अम्ल में H+ आयन मिलेगा, है ना। और वो ऑलरेडी क्या कह रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऑलरेडी OH- आयन है, इसलिए जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक के क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। सिंपल बात है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH में ऑलरेडी OH है, इसमें और तुम OH मिलाओगे तो उसकी सांद्रता अधिक हो जाएगी। यही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है ना। जबकि क्षार में ऐसा करते तो, उसमें अम्ल में करते तो ऐसा नहीं होता, वो उदासीन बना देते, है ना। आगे आ जाओ, प्रश्न संख्या 31 वाला क्वेश्चन है, आपके पास दो विलयन ए व बी है। विलयन ए के पीएच का मान 6, ओके, एम विलयन बी के पीएच का मान 8 है। अब आपको पता होगा 6 वाला पीएच मान कितना होता है, किसे बोलते हैं, अम्लीय बोलते हैं, क्षारीय, फिर 8 वालों को क्या बोलते हैं, ये मैंने क्लियरली बताया है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, हाइड्रोजन आयन की बात कर रहा है, इनमें से कौन सा अम्लीय है तथा कौन सा क्षारीय है, बहुत क्लियरली है।
आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं था। देखो मैं बताता हूं आपको, पीएच स्केल एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। 1 से लेके 14 तक अंक होते हैं पीएच स्केल पे, बीच में 7 होता है। 1 से 7 तक क्या होता है, अम्लीय होता है। और 7 से लेके 14 तक क्या होता है, क्षारीय होता है। और जिसका एग्जैक्ट 7 है वो क्या होता है, उदासीन होता है। यही बात इसमें अप्लाई कर दो जो बार बार सीखी है ना। वो कह रहा है 7 6 वाला, तो 6 वाला सिंपल सी बात है अम्लीय हो जाएगा। 8 वाला क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। दे दो आंसर। यदि विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है तो वह क्षारीय होगा, यदि पीएच का मान 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा। क्लियर। इसलिए विलयन ए अम्लीय होगा, 7 से कम 6 है। ओके, विलयन भी क्षारीय होगा, 7 से ज्यादा 8 है। अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है क्योंकि उसमें H+ आयन पाया जाता है, इसलिए ए विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा नहीं था, बस आंसर देना था। अगला देखो, आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पे क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है विलयन और अधिक अम्लीय हो जाता है। सिंपल सी बात थी, आपको पता है कि ये पूछ रहा है आयन की सांद्रता का। जैसे बेटा H+ आयन है, इसकी अगर सांद्रता बढ़ती गई तो ये अधिक अम्लीय होता जाएगा, अधिक अम्लीय होता जाएगा। ये बात मैंने आपको थ्योरी में भी बताई। जैसे जैसे H+ आयन की सांद्रता घटती जाएगी तो वो किस किस में स्लाइडली क्षार होता जाएगा। OH- की बढ़ेगी, H की घटेगी, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। अगर H+ बढ़ रहा है तो अम्लीय गुण बढ़ रहा है, OH- बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है, क्षारीय गुण बढ़ रहा है। तो इस प्रकार ये बात थी इसमें भी। ओके, आगे आओ। प्रश्न 3 देखो, क्या क्षारीय विलयन में H+ आयन होते हैं, अगर हाँ तो ये क्षारीय क्यों होते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है और समझना इसको कि अगर अम्लीय वो क्षारीय विलयन है उसमें H+ आयन है, यदि है तो ऐसा क्यों है, ये पूछ रहा है। देखो, क्षारीय विलयन में H+ आयन भी होते हैं परंतु इनकी सांद्रता OH- आयन की सांद्रता से बहुत कम होती है। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, मैं आपको समझाता हूं। मैंने अभी आपको बताया कि H+ आयन जैसे जैसे बढ़ेंगे अम्लीय गुण बढ़ेगा, OH- जैसे जैसे बढ़ेंगे क्षारीय गुण बढ़ेगा। लेकिन बात यह है ना, ये मान लो इसमें H+, सपोज करो ये 5 पे था, अभी किस पे था, 5 पे। H+ आयन बढ़ रहे तो घटेगा नीचे, इसका अम्लीय गुण बढ़ता जाएगा, 4 पे आ जाएगा। तो उसमें OH- आयन भी अवेलेबल है, OH- आयन भी अवेलेबल है, क्योंकि जब जैसे जैसे OH- आयन बढ़ेंगे तो क्षारीय अम्लीय गुण कम होगा। तो है तो दोनों ही अवेलेबल। क्वेश्चन रिवर्स में भी पूछा जा सकता है ना। तो दोनों गुण होते हैं, बस ये है जिसके गुण ज्यादा होते हैं वो ही शो करता है, वो ही प्रदर्शित करता है ना। तो यही बात इसने बोली है कि क्षारीय विलयन में H+ आयन भी होते हैं परंतु इनकी सांद्रता OH- आयन से कम होती है। क्या होती है, बहुत कम होती है। और OH- की ज्यादा होती है, जिसे H+ आयन शो ही नहीं करते। आयन की सांद्रता अधिक होने के कारण ये क्षारीय होते हैं, है ना। किसकी, OH- आयन की अधिक होने के कारण क्षारीय होगा। इसी प्रकार सेम उसमें हो जाएगा अम्ल में कि H+ की ज्यादा होती है, OH- की कम होती है। OH- होता उसमें भी है लेकिन कम होती है, इसलिए उसका प्रभाव नेग्लेक्ट कर देता है और हमें क्या दिखाता है, अम्लीय दिखाता है। ये कारण था। अगला वाला देखो, कोई किसान खेत की मृदा को किस परिस्थिति में बिना भुजा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO, भुजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करता है। तीनों चीजें ही अच्छी हैं, तीनों का नाम याद होना चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। भुजा हुआ चूना बिना बिना भुजा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO को क्या बोलते हैं, बिना भुजा हुआ। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं CaHCO3 को, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को AHO को बोलते हैं भुजा हुआ चूना। और कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। ओके, उपयोग करेंगे। कोई किसान खेत की मृदा का अम्लीय परिस्थिति में बिना भुजा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड
भुजा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग मिट्टी को उदासीन बनाने के लिए करता है। किसके लिए करता है? अब आपको पता है अम्लीय मिट्टी हो जाती है तो उसमें क्षारीय चीज मिलानी पड़ेगी और क्षारीय ही तीनों चीजें। आगे बात समझ में? जैसे जैसे अम्लीय गुण बढ़ रहा है तो उसमें क्षारीय मिलाएंगे तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर, तो वो उदासीन हो जाएगा। और किसान यही करता है कि मिट्टी का पीएच 6 ज़्यादा हो जाता है, उसको सेट करने के लिए जो अम्लीयपन की हो जाती है जिसमें फसल नहीं होती है तो फिर क्षारीय मिलाता है और उसको उदासीन बनाता है जब अम्ल बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए, है ना। गाँवों में आपने खूब देखा हो सफेद सफेद सा कट्टा बेचते हैं, है ना, वो चूना ही वो होता है। अगला देखो 36 पेज नंबर पे ये आ गया कैल्शियम CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। अब आपको खूब पता है, ये मैंने बहुत अच्छे से बताया और मैंने उस टाइम भी कहा था कि इंपोर्टेंट लगा लो और अलग से पेज में लिख लो। 4-5 नाम बताए थे कि मैंने नाम पूछ सकता है, उल्टा भी पूछ सकता है कि व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, तो व्यंजक चूर्ण ही है बेटा ये CaOCl2। CaOCl2 क्या है? व्यंजक चूर्ण ही है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है। फिर अब यही बात आ गई, देखो अब आपको पता है क्लोरीन से अभिक्रिया कर क्या बनाएगा? व्यंजक चूर्ण। अब आपको इतना पता है कि व्यंजक चूर्ण का CaOCl2 आपका उत्पाद बन रहा है। अगर इतना भी खोपड़ी में है आपके और व्यंजक चूर्ण का आपको सूत्र पता है तो आप ये रिएक्शन आसानी से दे सकते हो। इधर को एक इसने कह दिया कि एक इधर को बच रही है और इधर तो है क्लोरीन के साथ, तो Cl2 के साथ में, तो अब तुम लगा लो कि Cl2 तो यहाँ आ गई, ओके, संतुलन के तौर पे जाओ और आपको पता है कि ये क्या बनाएगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि उत्पाद क्या क्या बनता है। इधर को जल और बनेगा, तो अब जल और बन रहा है तो अब कौन सी अभिक्रिया दोगे यहाँ पे? आप ले लोगे भुजा हुआ चूना CaOOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, तो ये बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड और जल बन जाएगा, जिसे क्या नाम दिया है? व्यंजक चूर्ण नाम दिया। ओके, ये आपके सामने है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जैसे ही किसके साथ में कराओगे? क्लोरीन के, तो व्यंजक चूर्ण बनेगा और क्या बनेगा? जल बनेगा। इजी सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि ऐसी दो रिएक्शन आपको दे सकता है, एक दे सकता है, दो चीज गायब कर देगा, एक आपसे पूछ लेगा। अगर आपको क्लियर है तो आप बता पाओगे, वरना देखते रह जाओगे। तो ये वाले चैप्टर की थ्योरी को पढ़ना, क्वेश्चन तो अपना आप भी हो जाएंगे अगर चैप्टर की थ्योरी क्लियर है तो। अगला है कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग करते हैं, है ना। अब कठोर जल है उसको मृदु करने के लिए किसका करेंगे? तो कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट, जिसे दोने का सोडा भी कहते हैं। अब कठोर जल है तो उसमें क्या, अब सीधी सी बात है, कठोर जल है, एक बात सुनो, अपना दिमाग लगाना, कठोर जल है इसका मतलब सीधा हुआ का उसमें अम्लीय गुण ज्यादा है, राइट, सही कह रहा हूं, अम्लीय गुण ज्यादा है। और अम्लीय गुण ज्यादा है तो अम्लीय गुण ज्यादा है तो उसको कम करने के लिए फिर क्षारीय मिलाना पड़ेगा। क्या मिलाना पड़ेगा? क्षार मिलाना पड़ेगा, है ना। और जैसे ही क्षार मिलाएंगे तो उस क्षार का ही तो नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, NaCO3, सोडियम कार्बोनेट, ये चीज मिलाएंगे। तो अब ध्यान रखना माइंड में, कठोर जल को मृदु करने के लिए हम क्या मिलाते हैं? सोडियम कार्बोनेट, राइट। अब जैसे कहते हैं ना शैम्पू उसमें अच्छे से झाग दे देता है, कठोर जल में साबुन नहीं देता, यही रीजन होता है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपने पढ़ा होगा। लास्ट क्वेश्चन पेज पे चलते हैं, लास्ट पेज है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, है ना। इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो आपको पता है इसको, अब सीधी सीधी सी बात है, बहुत इजी सी बात है, आपको अगर सूत्र पता है तो आप बहुत आसानी से इसमें जा सकते हो। उसने नाम भी सही दिया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट देता, आप मान लो पहचान पाते नहीं पाते, तो इसमें देखो NaHCO3, ये तो आपका सूत्र बन गया। अब इसको करना है आपको गरम, क्या करना है? गरम करना है। ये गरम करने का चिन्ह ये भी होता है, राइट। तो बेटा ये बन जाएगा आपका Na2CO3 प्लस जल और CO2। तो कौन सी चीज बनी आपको ये क्लियर होना चाहिए, ये बना सोडियम कार्बोनेट।
और एक बना साथ में जल बना, दूसरा क्या निकला CO2, है ना। आपके सामने रिएक्शन है। आपको 2-4 फॉर्मूले तो याद रखने ही पड़ेंगे जो आपको काम आएंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल देंगे इसको, है ना। Na2CO3 H2O जल निकल गया। अब ये वाला देखो, अब मैंने कहा था प्लास्टर ऑफ पेरिस का POP का फॉर्मूला याद कर लेना, आपको काम आएगा। देखो वहां बताया गया था और यहाँ फिर से आ गया। अगर आपको आपके साथ याद है ये तो आसानी से रिएक्शन कर जाते हैं आप, अगर याद नहीं है तो नहीं कर पाओगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। अब POP को जल के साथ में आपको रिएक्शन करानी है। देखो अब POP का फॉर्मूला है CaSO4.12H2O, CaSO4.12H2O आधा अणु जल का है। इसको किसके साथ में करवाना है? आपको जल के साथ में करवाना है। अब संतुलन तो आप बाद में भी कर सकते हो, आपको फर्स्ट चैप्टर अगर आपने अच्छे से कराया तो संतुलन करना बताया है मैंने, तो वहां भी कर सकते हो। तो बेटा इसका बन जाएगा आपको CaSO4.2H2, जिसे हम कहते हैं जिप्सम। क्या कहते हैं? जिप्सम। अब देखो आपको ये आ गया, तो अब आपको वह 2 अणु किसके हो रहे हैं? जल के, और यहाँ पे क्या है? आधा अणु है, तो 1.5 अणु और लाना पड़ेगा। तो इसको या तो 3/2 कर दो या 1/2 अणु जल का आ जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन कभी कभार ऐसे भी पूछता है कि जिप्सम में कितने अणु जल के होते हैं, तो कितने अणु होते हैं जिप्सम में जल के? 2 अणु होते हैं। अगर ऐसा POP में पूछ सकता है तो हाफ होता है, राइट। तो ये क्वेश्चन थे आज के, जो बीच बीच में क्वेश्चन आए आपके बुक में जब पढ़ा रहे थे, तो बीच बीच में क्वेश्चन क्रिएट हुए, उन क्वेश्चनों का आंसर था। अब रही बात जो अभ्यास प्रश्न है चैप्टर के लास्ट में 10-12 क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्लास में करा देंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा अमल क्षार लवण का, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो एग्जाम में आपके आएगा और आपसे हो नहीं पाएगा। अगर आपने ये 4-5 क्लास ढंग से करी है, 3 तो वो क्लास हुई और 2 ये हो जाएंगे, यानी लास्ट 5 क्लास यानी 3-4 घंटे में पूरा चैप्टर हो गया विद क्वेश्चन आंसर। अगर आपने इसको ढंग से पढ़ा है तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ये 6 नंबर का चैप्टर में अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो बेटा ध्यान रखना, पढ़ना और अपने साथियों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू। हेलो।